1934 में कनाडा के ओंटारियो में जन्म और शैशवावस्था से जीवित रहने वाले पहले प्रलेखित एक साथ जन्मे एक जैसे 5 बच्चे का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। डायोन क्विंटुप्लेट्स आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनकी कहानी उनके आसपास के वयस्कों द्वारा की गई गंभीर नैतिक चूकों की भी है। आइए मेरे साथ जुड़िए जब हम उनकी परेशान करने वाली कहानी को जानेंगे। डायोन क्विंटुप्लेट्स का जन्म कनाडा के ओंटारियो के कैलेंडर शहर में 28 मई 1934 को हुआ था। उनके माता-पिता 2 फ्रेंच कनाडाई, जिनका नाम ओलिविया एडवर्ड डायोन और एल्सी डायोन था। उन्होंने पांचों का नाम एनेट, सेसिल, एमिली, मैरी और इवॉन रखा। एल्सी डायोन का गर्भावस्था असामान्य था। अगर आज किसी मां के गर्भ में 5 बच्चे होते तो स्कैन से गर्भावस्था में पता चल जाता। हालांकि उस समय ऐसा करने के तरीके उपलब्ध नहीं थे, खासकर ग्रामीण कनाडा में। हालांकि एल्सी ने बाद में यह उल्लेख किया कि उन्हें गर्भावस्था के दौरान शायद जुड़वा बच्चे होने का शक था। संभवतः इसमें छठा बच्चा भी था। जैसा कि एल्सी ने बाद में बताया कि अपनी पहली तिमाही के अंत की ओर उन्हें तेज ऐंठन हुई थी और उन्होंने एक असामान्य वस्तु निकल गई थी, जो संभवतः बहुत कम विकसित छठा भ्रूण था। पांचों डियोन लड़कियां समय से पहले पैदा हुई थीं। जैसा कि बहुसंतान जन्मों में, खासकर जब एक साथ 5 बच्चे हों, आमतौर पर होता है। इस कारण वे बहुत कम वजन की थीं और शुरुआती दिनों में विशेष देखभाल की जरूरत थी, लेकिन वे बच गईं, जिससे वे एक साथ जन्मी पहली 5 बहनें बनीं, जो शिशु अवस्था में जीवित रहीं। डियोन क्विंटुप्लेक्स का जीवन 1930-40 के दशक में कैसे बदला, ये समझने के लिए हमें 5 बच्चों के एक साथ जन्म और बहुसंतान जन्मों की घटना को व्यापक रूप से देखना होगा। हर 250 गर्भधारण में एक बार स्वाभाविक रूप से जुड़वा बच्चे होते हैं। हर 10,000 गर्भधारण में एक बार ट्रिपलेट्स होते हैं, जबकि चौगुने बच्चे केवल हर 7 लाख गर्भधारण में से एक बार होते हैं। यह आंकड़ा 5 बच्चों के एक साथ जन्म के मामले में बढ़कर हर 55 मिलियन गर्भधारण में से एक हो जाता है। इसलिए डियोन क्विंटुप्लेट्स के जन्म और सभी 5 बच्चों के पहले हफ्ते जीवित रहने को इतना अनोखा क्यों माना गया, यह समझना मुश्किल नहीं है। एक साथ कई बच्चों का जन्म होने पर जितने अधिक बच्चे होते हैं, उतने ही अधिक मेडिकल जोखिम भी बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी जटिलता यह है कि बच्चे या समय से पहले पैदा होते हैं या उनका वजन इतना कम होता है कि वे जीवित नहीं रहते। एक से अधिक शिशुओं वाले गर्भधारण में मृत जन्म का खतरा ज्यादा होता है। साथ ही ये चिकित्सीय जोखिम जन्म पर खत्म नहीं होते। कई बीमारियां एक साथ जन्मे बच्चों को बचपन और वयस्कता में प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए डियोन चौगुनी बहनें, जो 1930 में अमेरिकी मिडवेस्ट में पैदा हुई थीं। डियोन के 5 बच्चों को सिजोफ्रेनिया होने से कुछ साल पहले। एक साथ जन्मे बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी भी कहीं अधिक आम है। इन जोखिमों के कारण 17वीं से 19वीं शताब्दी की चिकित्सा क्रांति से पहले जुड़वा और ट्रिपलेट्स का जीवित रहना दुर्लभ था, जबकि चौगुने और पंचगुने बच्चों का जीवित रहना तो कभी सुना नहीं गया था। पहले दर्ज किए गए चौगुने बच्चे जो जन्म, शैशवावस्था और बचपन में जीवित रहे, वे गिएरी चौगुने थे, जो 1880 में स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। डायोन क्विंटुप्लेट्स पहली बार दर्ज किए गए पंचगुने बच्चे थे जो जीवित रहे, और यही बात थी जिसने उन्हें जन्म के साथ ही सार्वजनिक नजरों में ला दिया और उन्हें मशहूर बना दिया। डायोन पंचगुने बच्चों के जन्म के साथ ही वे कनाडा और अमेरिका की मीडिया का ध्यान आकर्षित करने लगे। ये मामला जल्द कानूनी विवाद बन गया। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद लड़कियों के पिता ओलिवर को सेंचुरी ऑफ प्रोग्रेस इंटरनेशनल एक्सपोजिशन के आयोजकों ने संपर्क किया, जो 1933-34 में शिकागो में हो रही थी। ये मेला शिकागो की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ और एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। आयोजक चाहते थे कि डियोन क्विंटुप्लेट्स को इसमें शामिल कर प्रदर्शित किया जाए। दुर्भाग्यवश ओलिवर डियोन को डॉक्टर एलन रॉय डेफो, वह चिकित्सक जिन्होंने सफल गर्भावस्था की देखरेख की थी, की सलाह पर मेले के आयोजकों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया गया। हालांकि ओलिवर और एल्सी ने जल्दी ही अपना मन बदल लिया।
ओलिवर ने अनुबंध को अवैध बताते हुए रद्द करने की कोशिश की, क्योंकि एल्सी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। मेले के आयोजकों ने आपत्ति जताई और इसके बाद एक कानूनी विवाद शुरू हो गया। इसी संदर्भ में ओलिवर ने यह फैसला किया कि वो पांचों लड़कियों की अभिरक्षा कनाडा की रेड क्रॉस को सौंप देंगे, ताकि उन्हें मेले के आयोजकों से बचाया जा सके। उनके पास और एल्सी के पास न तो आर्थिक संसाधन थे और न ही वो जरूरी जानकारी थी कि 5 बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। फिर भी लड़कियों को शिकागो भेजा गया और वहां थोड़े समय के लिए दिखाया गया। इस घटना के तुरंत बाद कनाडाई सरकार ने डियोन पंचक अधिनियम पारित किया, जिससे पांचों लड़कियां कनाडाई राज्य की अभिरक्षा में आ गईं। ओलिवर डियोन को एक बोर्ड में स्थान दिया गया, जिसमें डॉक्टर डिफो और कनाडा के कल्याण मंत्री डेविड क्रो भी शामिल थे। उन्होंने इस बोर्ड में कभी वोट नहीं डाला और लड़कियां 1930 के दशक में राज्य की अभिरक्षा में आ गईं। कनाडाई सरकार ने डियोन पंचक बच्चियों को उनके परिवार से ये कहकर अलग किया कि उनकी बेहतर परवरिश हो सके। इसका तर्क ये था कि ओलिवर और एल्सी डियोन, जिनके पास सीमित संसाधन थे और जो खुद को मानव इतिहास में एक अनोखी स्थिति में पा रहे थे, इसके लिए उपयुक्त नहीं थे। हालांकि शुरू से ही कनाडाई सरकार और उन व्यक्तियों का रवैया, जिन्हें पांचों लड़कियों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था, बेहद शोषणकारी था। डॉक्टर डीफो के नाम पर एक अस्पताल, डीफो अस्पताल और नर्सरी, खास तौर पर उनके बड़े होने के लिए बनाया गया था। ये एक कांटेदार तार की बाड़ से घिरा हुआ था और असल में एक थीम पार्क जैसा था। यह पांचों लड़कियां स्टाफ के बीच रहती थीं और रोज हजारों लोग उन्हें देखने आते थे। जब अस्पताल ने 1936 में इस तरह के दर्शन के लिए अपने दरवाजे खोले, तो दर्शक सामने के गेट से अंदर घुस पड़े, ताकि वे डियोन पंचक को सबसे पहले देख सकें। इसके लिए एक दर्शक कक्ष था, जहां लड़कियों को कांच की विभाजक दीवार के पीछे रखा जाता था। अगले 7 वर्षों में लगभग 3 मिलियन लोग डियोन बहनों को देखने आए और कुछ दिनों में 6000 तक लोग कतार में लगकर उन्हें देखने पहुंचे। ये कनाडाई सरकार के लिए एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का जरिया बन गया। लोगों से अस्पताल में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाता था और नतीजतन, जिसे बाद में क्विंटलैंड के नाम से जाना गया, उसने प्रवेश शुल्क के रूप में $50 मिलियन से भी अधिक की कमाई की। अपने चरम पर क्विंटलैंड उत्तर अमेरिका में एक पर्यटक स्थल के रूप में केवल नियाग्रा फॉल्स और गेटिसबर्ग के मैदान जैसे स्थानों से ही पीछे था, जहां 1863 में अमेरिकी गृहयुद्ध की सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। इसके अलावा डॉक्टर डीफो जैसे व्यक्तियों ने भी भारी मुनाफा कमाया। उन्होंने अपनी स्थिति का लाभ उठाकर खुद को दुनिया के सबसे मशहूर चिकित्सकों में से एक बना लिया और कई किताबें लिखीं, जिनमें कोलगेट, क्वेकर ओट्स और लाइसोल जैसे चिकित्सीय और खाद्य उत्पादों का प्रचार किया, और वे रेडियो और तेजी से बढ़ते टेलीविजन माध्यम पर अक्सर दिखाई देते थे। आखिरकार बच्चों के खुले शोषण को लेकर चिंता जताई गई। ओलिवर डायोन भी अपने बच्चों की रिहाई के लिए दृढ़ थे। इसे पूरी तरह नेक नियत वाला घटनाक्रम नहीं कहा जा सकता। लड़कियों के माता-पिता भी आर्थिक कारणों से अपने बच्चों का वैसा ही शोषण कर सकते थे, जैसा कनाडाई सरकार और डॉक्टर डिफो ने किया। ओलिवर और एल्सी डियोन की मांगें अनदेखी नहीं की जा सकती थीं और 1940 के दशक की शुरुआत में एक बड़ा दबाव अभियान चलाया गया। लड़कियों की कस्टडी 1942 में माता-पिता को लौटा दी गई थी। 1930 के दशक में कनाडाई सरकार ने क्विंटुप्लेट्स की कस्टडी लेकर उनके लिए बड़ा ट्रस्ट फंड बनाया था। ये ट्रस्ट फंड क्विंटलैंड और अन्य गतिविधियों से मिलने वाली रॉयल्टी के कारण काफी बड़ा हो गया था, खासकर 1936 से 1938 के बीच लड़कियों की कई फिल्मों में उपस्थिति के कारण। ट्रस्ट फंड से डियोन परिवार के लिए 20 कमरों का बड़ा मेंशन बना, जिसमें वे 1943 में शिफ्ट हुए, जिसे बड़ा घर नाम दिया गया था। उसमें पारिवारिक जीवन कठिन साबित हुआ। क्विंटुप्लेट्स के और भी भाई बहन थे। इनमें उन 5 बड़े बच्चे भी शामिल थे जो 1926 और 1933 के बीच पैदा हुए थे, और 3 छोटे लड़के जो 1936 और 1946 के बीच पैदा हुए थे। हालांकि पांचों ने अपने परिवार से लगभग 10 साल अलग बिताए थे,
जिससे उनके और बाकी डियोन परिवार के बीच एक दूरी आ गई थी। इसके अलावा जैसा कि लड़कियों ने बाद के वर्षों में जाना, परिवार के बाकी सदस्य असल में लड़कियों के ट्रस्ट फंड से मिली रकम पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोप लगे कि ओलिवर डियोन, उनके पिता, ने 1940 के दशक के मध्य से आखिर तक और 1950 के शुरुआती वर्षों में उनका यौन शोषण किया। 18 की होते ही पांचों बहनें बचपन का घर छोड़ गईं। उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी की कई घटनाओं के लिए माता-पिता को दोषी ठहराया। हालांकि इसका कारण कनाडाई सरकार का कठोर रवैया और पांचों बहनों का शोषण भी था। कोई हैरानी नहीं, पांचों लड़कियों ने बाद में ओलिवर और एल्सी डियोन से बहुत कम संपर्क रखा। माता-पिता से स्वतंत्र होते ही 5 की संख्या 4 हो गई। एमिली ने जब अपनी युवावस्था में कदम रखा तो उसने नन बनने का फैसला किया, लेकिन क्यूबेक के सेंटे एगाथे दे मौ के कॉन्वेंट में अपने शुरुआती महीनों में जब वह एक प्रशिक्षु थी तो उसे कई बीमारियों ने घेर लिया, जिनमें मुख्य रूप से दौरे पड़ना शामिल था। 6 अगस्त 1954 को उनमें से एक दौरा इतना गंभीर था कि उसी के दौरान उसकी दम घुटने से मौत हो गई। मृत्यु के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। 5 बहनों में कम उम्र में मरने वाली दूसरी और एकमात्र अन्य बहन मेरी थी। 27 फरवरी 1970 को जब क्वींस 35 साल की थीं, मेरी का मॉन्ट्रियल में दिमाग में खून का थक्का जमने से निधन हो गया। इवॉन, सेसिल और एनेट को कई दिनों से मेरी की खबर नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया। उन्होंने उसे अपार्टमेंट में बिस्तर पर मृत पाया। इवॉन, सेसिल और एनेट ने लंबी उम्र पाई। इवॉन ने बाद में कई तरह के काम किए, जिसमें वो कभी नर्स, कभी मूर्तिकार और कभी लाइब्रेरियन के रूप में काम करती रहीं। उन्होंने ना तो शादी की, ना ही बच्चे थे। एनेट ने शादी की और उनके 3 बेटे हुए, जबकि सेसिल ने भी शादी की और उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें एक जुड़वा जोड़ा भी शामिल था। एनेट और सेसिल की शादियां आखिरकार तलाक में खत्म हुईं। शुरुआती दर्दनाक वर्षों के चलते डियोन बहनों को भरोसे की समस्या थी और वे दूसरों से स्थायी संबंध नहीं बना पाती थीं। इन शादियों के टूटने के बाद तीनों ने 1990 के दशक तक आते आते मॉन्ट्रियल में एक घर में साथ रहना शुरू कर दिया। यहां उन्होंने बचपन में हुए दुर्व्यवहार के लिए न्याय मांगा और 1998 में ओंटारियो सरकार पर सफलतापूर्वक मुकदमा किया। पिछले साल उन्होंने केनी और बॉबी मैककॉय को पत्र लिखा, जो एक साथ जन्मे ऐसे पहले 7 बच्चों के माता-पिता जिनके जीवित बचने का रिकॉर्ड है थे। उन्हें सलाह दी कि वे अपनी और उन 7 नवजात बच्चों की जिंदगी में मीडिया की छानबीन और दखलंदाजी को सीमित रखें। यवोन का निधन 23 जून 2001 को मॉन्ट्रियल के एक अस्पताल में हुआ था। वो 67 साल की थीं और अपने निधन से कुछ दिन पहले कैंसर की सर्जरी करवाई थीं। एनेट और सेसिल दोनों आज भी जीवित हैं और मई 2021 के अंत में अपने 87वें जन्मदिन के मौके पर दोनों का एक साथ इंटरव्यू लिया गया था। बहनों की विरासत विचित्र है। वे कई फिल्मों, टीवी शो, किताबों और थ्री स्टूज के एक स्केच का भी विषय रही हैं। इनमें से कई फिल्में, शो और किताबें 1930-40 के दशक की हैं, जब वे प्रसिद्धि के चरम पर थीं, जबकि 2018 में क्विंटुप्लेट्स के जन्म को कनाडा में आधिकारिक राष्ट्रीय ऐतिहासिक घटना के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन ये एक मिश्रित विरासत है, क्योंकि डियोन बहनों के साथ उनके बचपन के वर्षों में जिन लोगों को उनकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था, उन्हीं लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और उनका शोषण किया। डियोन क्विंटुप्लेट्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह रोचक लगा। कमेंट्स में बताएं आप उनके जीवन पर क्या सोचते हैं। उनके बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो अगर आप रुचि रखते हैं तो जरूर अपनी ओर से और रिसर्च करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरी तरफ से इतना ही। अब अगली फॉरगॉटन लाइफ्स में मिलेंगे। धन्यवाद।